नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। सियासत के बीच गाने के बोल हों तो आप सवाल तो पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम सियासी अपनों और गैरों को पहचानने की कोशिश करेंगे। वैसे कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वक्त और हालात के हिसाब से संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जब एक साथ एक लक्ष्य के लिए संघर्ष हो तो ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी हो जाता है। बिहार में लोकसभा चुनाव के समीकरण पर नजर डालें तो कई ऐसे किरदार हैं और इन किरदारों को लेकर आज हम बात करेंगे। किस तरह से ये किरदार अपने और गैर के फर्क को दिखाते हुए उस फर्क को पाटने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच क्या वो संदेश देने में कामयाब हो पा रहे हैं, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में उठ रहे सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष यादव जी हैं और एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो अलग अलग दल में हैं लेकिन एक शख्सियत के नाम के साथ वो एकाकार की भावना रखते हैं, ऐसा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से साथ होने के बावजूद विरोधाभासी तेवर दिखलाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अरविंद जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सियासी रिश्ते का क्या नफा नुकसान देखकर तय होता है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में पहले ही आपने कहा दीपक जी कि सब कुछ संभव है, वो एक पक्ष है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि ये राष्ट्र का चुनाव है। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे मतदाता हैं जो धर्म पर, जाति पर बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए कि ये राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्र निर्माण का चुनाव है और इनका एक वोट राष्ट्र निर्माण में इतना बड़ा सहयोग करेगा। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति है तो स्वाभाविक है कि बहुत लोग एम्बिशस होते हैं। तो ज़्यादा एम्बिशस होते हैं तो उनको तो स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं रोक है नहीं, तो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने विगत 10 वर्षों में जो काम की है, तो जनाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से बढ़ गई है और लोगों का रुझान है अब उसमें सबको एकोमोडेट करके चलना। सीटें लिमिट है, संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियां आती है। लेकिन जनता निश्चित रूप से चाहती है कि राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्र विकसित हो, राष्ट्र का जो एक भाव है, एक प्रेरणा है, उसके प्रति वो प्रेरित हैं। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा दुर्लभ व्यक्ति कहिए, जो भारत के निर्माण के अलावा उनके मन में कुछ होता ही नहीं है, समर्पित व्यक्ति के प्रति जनता समर्पित है। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में आना जाना लगा रहता है। और कहा भी जाता है कि अगर विपक्ष कमज़ोर हो तो पार्लियामेंट अच्छी नहीं है, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो जनता के बीच, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जो जनता के बीच काम किया है 5 साल और उसके पहले 5 साल, इन 10 सालों का हम अपना जो काम किए हैं उस काम के बल पर जनता के बीच में हैं। और हम चाहते हैं कि जनता ये निर्णय ले कि राष्ट्र प्रथम है या किसी व्यक्ति का अपना जो एक आकांक्षा है वो प्रथम है। चलिए अरविंद जी, हम आपके पास फिर आएंगे आपके ही दोनों बिंदुओं को लेकर, एक तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दूसरी बात हम लेकर मनीष जी के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी के नाम के आगे ये जुड़ा था कि अब अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कैंडिडेट उन्हें घोषित किया गया था। उस समय पुराने दोस्त दूर हो गए थे और अब फिर एक साथ हैं, बीच में परिस्थितियां कुछ और इधर उधर हुई थी। तो मनीष जी, ये कौन सा सियासी रिश्ता है, कैसे जनता समझे? नहीं, देखिए, अभी अरविंद जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा, देखिए जो भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने निजी हित के लिए अगर कोई लड़ रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सब एकजुट हैं। बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है।
परिस्थितियां होती है। कोई भी आदमी अगर 18 साल का है तो वो वोट देने का अधिकार है, अपना वोट किसी को भी दे सकता है। और अगर कोई 25 साल का है और वो चुनाव लड़ने के लिए अपने निजी हित के लिए कोई सोचता है तो कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बिहार की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो सब देश में प्रधानमंत्री जी को और बिहार में नीतीश कुमार जी को देख रहा है। कहीं किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। चलिए राजेश जी के पास भी चल लेते हैं और उनकी भी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, चिराग पासवान वैसे तो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान सरीखे हैं, उनके भक्त हैं और नरेंद्र मोदी से कभी कोई नाराज़गी भी नहीं रही, लेकिन उनकी पारिवारिक नाराज़गी राजनीतिक समीकरणों को बदलने का एक कारण बनी है। अभी भी नाराज़गी संभवतः बरकरार है, क्योंकि मंच से चिराग पासवान ने अपने नॉमिनेशन के समय कहा था कि चाचा जी आते तो उन्हें अच्छा लगता, लेकिन ये चाचा जी के साथ कैसा रिश्ता है जो नरेंद्र मोदी को जिताने की वकालत तो करते हैं पर नरेंद्र मोदी को मजबूत उनका हाथ करने वाले अपने भतीजे के साथ खड़े नहीं दिखते। यही तो विडंबना है दीपक जी। देखिए, बड़े उद्देश्यों के लिए छोटी छोटे अपने जो है कंडीशंस को दरकिनार करते हुए ही हम बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अपने चाचा के प्रति हमेशा, आप देखेंगे निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, मीडिया के सामने भी और मीडिया के पीछे भी, हमेशा एक सम्मान का भाव रखते हैं, लगातार आदर की बात करते हैं, सम्मानजनक तरीके से उन्हें हमेशा जो है संबोधित करते हैं और हमेशा उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि चाचा आशीर्वाद कब दें। लेकिन अब चाचा जी हैं जो मानते नहीं, ऐसा बताइए ना, चिराग जी के तरफ से क्या कोई तलखियां कभी देखी गई है क्या? कभी कोई सुनी गई है क्या? मीडिया में कभी भी चिराग जी ने आकर अपने चाचा के प्रति एक शब्द भी बता दीजिए, कोई अनादरित शब्द का प्रयोग किया हो? देखिए, राष्ट्र निर्माण में सबका त्याग जरूरी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, एक राजनीतिक संत की संज्ञा से हम उन्हें नवाजना चाहेंगे। एक संत की ही सोच हो सकती है कि समाज के सब तबकों का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह बहुत बड़ी सोच है और इसी में सारी चीजें निहित है। उन्होंने एक नारा दिया है इस बार के चुनाव में कि अब की बार 400 पार। तो हम लोगों को तो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ अपनी अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं को तिलांजलि देते हुए उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में लग जाना चाहिए। भाई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्या त्याग कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना। दिन भर कितनी यात्रा कर रहे हैं, कितनी जनसभा कर रहे हैं, बावजूद नहीं थक रहे हैं। क्या उन्हें देश से कुछ आकांक्षा है क्या? देश से सिर्फ आकांक्षा है कि आप उन्हें सहयोग करें ताकि 2047 एक विकसित भारत की परिकल्पना की सोच लिए वो जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। एक विकसित भारत की जो उन्होंने सपना देखा है उस सपने को पूरा किया जा सके। इसमें सबको लगने की जरूरत है। छोटी छोटी आकांक्षाएं, छोटे छोटे राग द्वेष सब भूलकर मैं समझता हूं कि एकजुट और एक स्वर से लगने की जरूरत है। मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम एनडीए के सभी घटक दलों को अपील करना चाहते हैं और साथ साथ पूरे देश की जनता को कि राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देने का यह वक्त है। आपका एक एक वोट कीमती है। मैं चाहता हूं कि एक एक वोट आपका मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें, 400 तो हम लोगों ने सोचा है, 400 के पार होना चाहिए। यह देश के तमाम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, बिल्कुल, हमारे मेहमान जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं और जिस तरह के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि सारी अदावत, सारी खिलाफत इस वजह से भुला दी गई क्योंकि मन में एक विचार है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें? इस पर हम थोड़ा और विस्तार से अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, मन में एक विचार आया कि क्या बहती गंगा में सभी हाथ धो लेना चाहते हैं, इसलिए सारी अदावतें, सारी खिलाफतों को किनारे रख दिया गया? मेहमानों के पास चलते हैं। अरविंद जी। दीपक जी, बहती गंगा में हाथ धो देने से जैसे लोगों की एक धारणा है कि हम बहुत पाप करेंगे और गंगा में सुबह जाके स्नान करेंगे तो सारा पाप गंगा भैया धो देगी। ऐसा होता नहीं है।
तो आप पूरी जिंदगी पाप में डूबे रहे, पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आपकी आकांक्षा केवल स्वतः का है कि हमारा कैसे डेवलपमेंट हो। तो देखिए, अब जनता इस चीज को देख रही है दीपक जी। जनता चाहती नहीं है, अगर जनता का उसके घर का नहीं भर रहा है तो अब इसके लिए कोई जनता जिम्मेवार नहीं है कि केवल आपके घर को भर दे और इससे सुख समृद्धि आएगी, ये संभव नहीं है। बहुत दिनों तक किसी को ठगा नहीं जा सकता है। तो जिस तरह कुछ लोगों ने एक चाल चलकर ठगने का काम किया और संसद में पहुंचने का काम किया, तो वो अब चलने वाले नहीं है। परिदृश्य निश्चित तौर से बदल चुका है और अब जनता चाहती है कि कहाँ हमारा वोट जाए जो एकजुट होकर पूरे देश को विकास हो और हर हाथ को काम मिले। तभी मिलेगा ना, जो एक अच्छी सरकार होगी, एक विजन वाली सरकार होगी। अगर बिना विजन का कोई काम होगा तो संभव नहीं है। तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले तो रहेंगे ही, क्योंकि उनको तो उसी रास्ते से बैकग्राउंड से किसी तरह पहुंचना है। तो वैसे लोगों की अब खैर नहीं है और हमें नहीं लगता है कि इस चुनाव में बहुत उन्हें सफलता मिलेगी। लोकतंत्र है, लड़ने का हक है, लड़ रहे हैं। लेकिन आपका ये सवाल मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच है कि पूरे पाप कीजिए और गंगा में जाके स्नान कर लीजिए और कहिए कि मेरा पाप धुल गया। वो धुलने वाला नहीं। नहीं, ये मेरी ओर से सवाल नहीं था। एक तो विपक्षी खेमा यही कहता रहता है कि धोने वाली मशीन बन चुकी है बीजेपी, और दूसरा जनता के बीच विपक्ष खेमा यही कहकर प्रसारित कर रहा है। तो उनकी बात हम आपके सामने रख रहे थे। चलिए, बहरहाल उस मुहावरे पर फिर लौटते हैं और मनीष जी से जानते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने को लेकर वो क्या कहते हैं। देखिए, बहती गंगा की सवाल है ही नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित करना चाहते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ना कोई परिवार है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बेटी है, कोई नहीं है। वो सिर्फ देश के लिए समर्पित है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी केवल बिहार के लिए समर्पित है। कोई उनके बेटा, भाई, भगना किसी को जानता है? कोई नहीं जानता है। तो हमारे नेता काम पर वोट मांगते हैं कि हमने बिहार को जब संभाला तो मैंने बिहार गड्ढा में जो बिहार था उसे निकाल कर मैंने कहां पहुंचाया। मनीष जी, ये सही है, काम पर वोट मांग रहे हैं आपके नेता, जैसा आप कह रहे हैं। तो फिर जब डबल इंजन में ज्यादा रफ्तार होती है कि सिंगल इंजन में, फिर ये इंजन बदलने की नौबत क्यों? देखिए, वो परिस्थिति तय होती है, मैं मानता हूं वो परिस्थिति है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब डबल इंजन में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी तेज दौड़ेगी। ये तो कहने वाली बात नहीं है। डबल इंजन में जब हम आएंगे तो गाड़ी स्वाभाविक है कि तेज बढ़ेगी। लेकिन हमारे नेता, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को 2005 के बाद संभाला है, जो बिहार को पहले पूरे देश में है दृष्टि से लोग देखते थे, आज वो परिस्थिति बदली है। आज हर सेक्टर में, आज पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जो लोग बच्चे बाहर जाते थे आज बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। तो हर सेक्टर में आज बिहार में बदलाव आया है और बिहार का मान सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन चिराग पासवान 2 महीने तक ऐसा नहीं कहते थे। राजेश जी के पास चलते हैं और एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं कि एक तरफ एक शख्स ऐसा है जिसके साथ खड़े हरदम रहे हैं, उनके साथ जो व्यक्ति मौजूद है उससे नाराजगी भी रही है, लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता के प्रचार में भी जा रहे हैं, नॉमिनेशन में भी जा रहे हैं। तो फिर वही मुहावरा कि क्या बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान लगातार जब एनडीए में थे, तब भी एनडीए में 2020 में बाहर आने के बाद भी लगातार इस बात को उन्होंने दोहराया है कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। और हनुमान की उन्होंने पूरे परिभाषा को परिभाषित भी किया। आप बताइए कि चिराग जी कभी भी मोदी जी के साथ ना रहने की कभी कोई बात कही? तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक तरफ भ्रष्टाचार है, गुंडाराज है, अत्याचार है, लूट है, हत्या है, एक तरफ जो है विकास है, रोजगार है और पूरे देश का सामूहिक विकास है, जन जन का साथ है। भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धोने वालों की अब खैर नहीं है इस देश में। अब वो दिन चला गया जब शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते थे और जब बच्चे स्कूल जाते थे तो लोग चिंतित रहते थे कि आज 3 बजे जब छुट्टी होगी तो मेरा बच्चा घर आएगा कि नहीं। एक वो भी दिन था दीपक जी
जब नहीं, बिहार एक वो भी दिन है जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने चिराग पासवान निकले थे, और उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी। उस समय जो कमी थी, क्या अब वो कमी दूर हो गई? ये सब नहीं चलेगा। देश की जनमानस का पूरी तरह से मेंटेलिटी बदल गया है। अब इनकी छटाई वैसे ही हो जानी है। इसलिए अब एक ही चलेगा, सबका साथ सबका विकास। अब की बार 400 के पास फिर से मोदी सरकार। चलिए, अच्छी बात है, फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये पूरे गठबंधन के सभी सहयोगी एक सुर में जरूर कह रहे हैं। लेकिन अब एक और मुहावरा मेरे मन में आ रहा है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ये भरोसा कैसे बरकरार रहेगा? शुरू अरविंद जी आपसे करते हैं। भरोसा तो 2014 से जब हमारी चुनाव आई है तब से भरोसे की सरकार है, और भरोसे पर हम खरा उतरे हैं। देखिए, ये राजनीति है, तो अलायंस वगैरह परिस्थिति वगैरह चेंज होते रहता है, और लेकिन हम अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलते हैं तो सारे दलों को उसके अंदर आना पड़ता है। जहाँ भी हम कमी देखते हैं, जैसे कोई भी योजना बनती है तो विगत 5 वर्षों में हमारी क्या कमी रही, उस कमी को कैसे दूर करना है, तो ये कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बना उसके तहत जितने भी दल हैं उस छतरी के अंदर आना है, और उसके तहत उस प्रोजेक्ट उस विजन के तहत उन्हें काम करना है। इसलिए नेपथ्य में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। हम कैसे और हम तो चाहते हैं कि जितने भी दल हो मुख्यधारा से जुड़े, उनका विकास का एजेंडा हो। जात पात और वो जो आपने बहती गंगा, ये एजेंडा नहीं चलने वाला है। अब एजेंडा चलने वाला है सबका साथ सबका विकास, जिस रूप ने माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्थापित किया है इस चीज को, और उसी के तहत देश चलेगा। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या थी, 56,000 से ज्यादा लोग कश्मीर में मारे गए थे, किसने बना के रखा था? और ये जनता की एक वोट की आवाज थी कि मोदी सरकार उस वोट से आया। एंड उतने बड़े जो धब्बा था, इतने बड़े एक देश में 2 संविधान था, 2 ध्वज लहराते थे, और आतंकियों को पनाह देकर उनको दामाद की तरह पूजा जाता था। इतनी बड़ी संकट से किसने है? मोदी ने किया। नहीं, संकट तो वो नहीं चलने वाला। संकट तो देश का दूर हो रहा है, लेकिन संगठनात्मक संकट, हम बिहार की बात कर लें तो एक समय में आप सरकार में होते हैं, फिर आपकी पार्टी पर संकट आता है, संगठन दो जो साथ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो ये जो रस्सी टूटती है वो फिर जुड़ती है, तो गांठ तो पड़ ही जाती है। दीपक जी, घर में अगर 2-4 भाई रहते हैं तो कभी कभी थोड़ी बहुत खटपट हो जाया करती है, लेकिन फिर लोगों को लगता है कि नहीं, परिवार का विकास तभी संभव है जब इस रास्ते पे चलेंगे। तो भटकना एक आदमी का स्वाभाविक गुण है। तो कहीं कहीं हम भी भटक जाते हैं, कभी हमारे दल भटक जाते हैं, लेकिन जब ये होश आता है कि नहीं, जनता के हितों की बात करनी है, राष्ट्र के हित की बात करनी है, तो फिर सब एक होते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में। चलिए, राजनीति में सामान्य प्रक्रिया, और शायद यही वजह है कि इस बार खुले मंच से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब आ गए हैं, कभी नहीं जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा। मनीष जी, लेकिन क्या लगता है कि वो भरोसा कायम हो पाएगा? वही बात है, दूध का जला छाछ भी भरोसा कायम है। मैं आपको बता, हमारा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, और बिल्कुल भरोसा है। ठीक कहा बड़े भाई अरविंद जी ने, समय परिस्थितियां तय करती है, कभी कभी होती है, लेकिन भरोसा तो है ही। हम लोग काम के, मैं बाबा इन्होंने भी कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। हम जब सरकार में है तो हम एक योजना बनाते हैं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, हम उस पर लोगों के बीच जाते हैं। तो हम तो आज ये इस बार लेकिन नहीं दिख रहा है मनीष जी। पहले जेडीयू की ओर से भी घोषणा पत्र जारी होता था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती थी कि हम साझा रूप से ये काम करेंगे। घोषणा पत्र हमारे नेता का काम बोलता है, हमारे नेता का काम बोलता है। आज आप किसी बिहार के कोने में चल जाइए, आपको सड़कें दिखेगी, स्कूल दिखेगी, कॉलेजें दिखेगी, मेडिकल कॉलेज दिखेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखेगी। हमारे नेता का काम बोलता है, हमारे नेता काम करते हैं, और काम ही उनका घोषणा पत्र है। वो तो लोगों के सामने स्पष्ट दिख रहा है। अब आप देखिए, आप अभी जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, एक बार भी उनके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप पूरे चुनाव में उनका चुनावी भाषण निकाल लीजिए, एक बार भी उनमें हिम्मत नहीं होती है कि अपने माता पिता के किए गए कार्यों के नाम पर कभी वोट मांगे। वो एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे। वो वोट क्या मांग रहे हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब वो सरकार में आए, जो नीतीश कुमार जी उनको राजनीतिक नौकरी दी, वो उनकी चर्चा करते हैं कि हमने ये किया, हमने किया। आपको तो अपने माता पिताजी बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर वोट मांगना चाहिए कि हमारे माताजी बिहार के। चलिए, तो आप दोनों के बीच एक कॉमन
काम है जो आपको एक साथ जोड़ रहा है, जनता का विकास उद्देश्य है जो आपको एक साथ जोड़ रहा है। राजेश जी के पास चलते हैं और इस मुहावरे पर उनका भी पक्ष जान लेते हैं कि क्या वो भरोसा कायम कर पाएंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। राजेश जी। मैं दीपक जी, ऑल इज वेल है, एनडीए पूरे एकजुट है और इस बार जो हम लोग ने संकल्प लिया है कि बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीत कर एनडीए को बिहार से बड़ा संदेश देंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 के पार जाकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उस संकल्प के लिए हम लोग पूरी तरह संकल्पित हैं। इसके बीच कोई रोड़ा नहीं है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, कोई रोड़ा नहीं है और किसी भी आकांक्षा को जो है तिलांजलि देनी पड़ेगी तो सब लोगों ने इस तरह का मन बना लिया है। और साथ सबसे बड़ी चीज है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन की भूमिका महत्वपूर्ण है और बिहार का जनमानस जो है पूरी तरह यह मन बना लिया है कि इस बार जो है हम नरेंद्र मोदी। चलिए, तो जनता ने क्या मन बनाया ये तो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जनता के जो सवाल थे उन सवालों को कशिश न्यूज के माध्यम से हम एनडीए खेमे के सामने लेकर आए। सवालों को पूछा गया और उसका जवाब मिला। हम समझते हैं जनता बेहतर तय कर पाएगी कि क्या वो इन जवाबों से संतुष्ट है, क्या उसके मन में जो चल रहा था उन विचारों से इन दलों के प्रतिनिधियों के विचारों का तालमेल बन पाया है और 4 तारीख को क्या नतीजा आएगा इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष यादव जी, अरविंद कुमार जी और राजेश भट्ट जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।